Hello everyone, a very good morning, good afternoon and good evening depending of course from wherever and whenever you have joined this discussion. नमस्कार, मैं हूँ रुचिता और स्टडी स्टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को डिस्कस करेंगे और ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर ये डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो थियोरी है ये हमें गार्डनर ने दी है। 1983 में एक बुक आई थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और इसी बुक में इन्होंने ये 8 इंटेलिजेंसेस को सजेस्ट किया है कि लोगों में ये 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती हैं। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो थियोरी है ये क्या सजेस्ट करती है कि द ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस आर टू लिमिटेड, यानी कि जो ट्रेडिशनली एक सोच चली आ रही है कि अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट 5 बच्चों को सिखाया है, ठीक है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि 5 बच्चों को वो चीज एक ही बार में समझ में आ जाए, जो मैं समझाना चाहती हूँ उसी तरीके से समझ में आ जाए, तो ये जो मेरा व्यू है ये बहुत लिमिटेड है ना। और जो कि सही बात है ना, ये बहुत लिमिटेड व्यू है। 5 बच्चे जरूरी नहीं है वो बात को एक बार में समझ जाएं। हो सकता है एक बच्चे को आपको 2-3 बार समझाना पड़े, और ये भी हो सकता है कि एक बच्चे को वो चीज समझ में तो आ गई है लेकिन हो सकता है उसे वर्बली एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा हो, है ना। तो ये डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे ही और इन डिफरेंसेस को माइंड में रख के ही हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, देखिए, Gardner proposed that there are 8 intelligences and has suggested the possible addition of a 9th known as the existentialist intelligence. अब ये existentialist intelligence क्या होती है ये तो हम आगे देखेंगे ही। In order to capture the full range of abilities and talents that people possess, Gardner theorizes that people do not have just an intellectual capacity, but have many kinds of intelligences. देखिए, खाली एक तरीके की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी लोगों में नहीं होती है, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई लिखने में बहुत माहिर होता है, किसी की पिक्टोरियल इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, किसी को शायद वो चीज़ धीरे समझ में आती है। तो ये डिफरेंसेस होती हैं। तो खाली एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के आधार पर हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। While a person might be particularly strong in a specific area such as musical intelligence, he or she most likely possesses a range of abilities. For example, an individual might be strong in verbal, musical and naturalistic intelligence. हर इंसान किसी न किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत ही निपुण होता है ना, वो बहुत ही केपेबल होता है एक स्पेसिफिक एरिया में ही। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अरे इससे तो ये नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन इतनी सारी चीजों में से उसमें एक चीज बहुत प्रबल होगी जिसमें उसकी कमांड बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं ये 8 इंटेलिजेंसेस कौन सी दी है गार्डनर जी ने। ये वो 8 इंटेलिजेंसेस हैं, हम इसे एक एक करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है विजुअल एंड स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे स्पेशियल का मतलब है स्पेस से रिलेटेड है, लोकेशन। ठीक है, देखिए, पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स। तो इनमें इमेजिनेशन लेवल गजब का होता है, हायर लेवल ऑफ इमेजिनेशन होता है। दीज इंडिविजुअल्स आर ऑफन गुड विद डायरेक्शंस एज वेल एज मैप्स, चार्ट्स, वीडियोज एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो इनका जो विजुअली एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये अपनी चीजों को ग्राफिकली या पिक्टोरियल वे में अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। डायरेक्शंस का मतलब जो आप फिल्म डायरेक्टर होता है, आप कोई भी सीन देखते हैं या कोई भी सॉन्ग का पिक्चराइजेशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का इमेजिनेशन होता है तो ऑफकोर्स वो डायरेक्टर का ही होता है ना। हमने हमेशा मूवीज में भी ये देखा है ना, जब डायरेक्टर अपनी सीन को समझाता है कि देखिए ऐसी लोकेशन होगी, यहाँ से हीरो एंट्री लेगा, फिर इस तरीके से आगे वो टर्न करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इमेजिनेशन है, और ये जो डायरेक्टर है ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से अपनी वही इमेजिनेशन को सामने लाता है हमारे। तो वो जो आउटपुट हमें दिखता है वो एक डायरेक्टर की इमेजिनेशन का ही होता है।
इसी तरीके से एक पेंटर जो होता है, पेंटर पहले एक लोकेशन अपने दिमाग में सेट करता है कि फॉरेस्ट का लोकेशन होगा, सनसेट या नाइट का सीन होगा, या अर्ली मॉर्निंग का कुछ सीनरी होगी, राइट। तो ये लोकेशन और विजुअल जो आपकी शक्ति होती है, दीज गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती है ऐसे लोगों की, इनकी विजुअल एंड स्पेशियल जजमेंट बहुत अच्छी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे आर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, interpret pictures, graphs and charts well, enjoy drawing, painting and the visual arts, recognize patterns easily, ठीक है। तो कोई भी पेंटर्स आपने देखे हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, ये इनमें कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होती है, विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। ऑलराइट, ओके। सेकेंड है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। People who are strong in linguistic verbal intelligence are able to use words well, both when writing and speaking. These individuals are typically very good at writing stories, memorizing information and reading. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है वो बात करती है किसके बारे में, आपकी भाषा के बारे में, कि आप कितने अच्छे तरीके से कोई भी भाषा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जो राइटर्स हो गए, जो पोएट्स हो गए, जो किसी भी तरीके के साहित्य से जुड़े हैं, लिटरेचर से जुड़े हैं, तो उनमें ये जो इंटेलिजेंस है ये बहुत प्रबल होती है। स्ट्रेंथ्स क्या होती है इनकी, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड राइटिंग। जैसे पहले वाले इंटेलिजेंस में हमने देखा लोगों की पिक्चराइज करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे उसी तरीके से कुछ लोगों की जो लिखने की शक्ति होती है, जो सुनने और लिखने और अपने आइडियाज को एक अच्छा वर्ड फॉर्मेशन देने की शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे रिमेम्बर रिटन एंड स्पोकन इंफॉर्मेशन, एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, डिबेट और गिव परसुएसिव स्पीचेस, are able to explain things well, use humor when telling stories. इसमें हमारे पॉलिटिशियंस आ गए, जो हमारे रिलीजियस गुरुज होते हैं वो आ गए, और जो इंसान बहुत ही अच्छी स्पीचेस दे सकता है, जो बोल, हमारे टीचर्स भी है ना, टीचर्स को भी बहुत बोलना होता है, तो उनकी भी जो वर्बल इंटेलिजेंस है और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो हाई होती है, तभी आप पब्लिकली अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं। पर्सुएसिव स्पीचेस यानी ऐसी स्पीचेस देना कि सामने वाले की जो सोच है वही बदल जाए, है ना, वो आपकी बातों में आ जाए। तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे क्या करते हैं, अपनी बातों से लोगों को लुभा सकते हैं, इनकी बातें इतनी प्रबल होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। People who are strong in logical mathematical intelligence are good at reasoning. जिनकी रीजनिंग की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है। उसके अलावा क्या, recognizing patterns and logically analyzing problems. These individuals tend to think conceptually about numbers, relationships and patterns. तो ये किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं, जिसकी प्रॉपर आप एक कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट वो डेवलप कर देते हैं, ठीक है। दो चीजों के बीच का वो रिलेशन अपने गणित के आधार पर, अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर वो डेवलप कर लेते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके, हैव एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंजॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। ऑफ कोर्स ऐसे आपने बहुत से बच्चे या बहुत से लोग अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत ही टेक्निकल माइंडेड होते हैं और बहुत ही एनालाइज करते हैं चीज़ों को, बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, और उनकी हर बात के लिए उनके पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है ना। वो अपना कोई भी जो अगर वो कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो उसे वो ऐसे ही नहीं दे रहे, वो कहेंगे कि मेरे पास इस बात का प्रूफ है ना, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये आपको किन में दिख सकती है, साइंटिस्ट में दिख सकती है, मैथमेटिशियंस में दिख सकती है, जो स्पेस रिसर्च या किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च में जुड़े हैं उनके अंदर भी आपको ये सारी इंटेलिजेंसेस दिख सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। Those who have high bodily kinesthetic intelligence are said to be good at body movement, performing actions and physical control.
तो जिनका अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, जो अपनी बॉडी के एक्शंस के थ्रू अपनी कला को दिखा सकते हैं, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है. People who are strong in this area tend to have excellent hand-eye coordination and dexterity. है ना, उनके हाथ और आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, और प्लस उनकी जो भी बॉडी मूवमेंट्स है बहुत ही कंट्रोल्ड और फ्लेक्सिबल भी होते हैं. वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे तो पता चल ही गया होगा आपको, है ना, ये जो इंटेलिजेंस है किन में हो, ये डांसर्स में होगी, जिम्नेशियंस में होगी, जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ है कि ये फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं. मोटर कंट्रोल यानी आपकी बॉडी, खुद की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें? दे आर स्किल्ड एट डांसिंग and sports, enjoy creating things with his or her hands, have excellent physical coordination, remember by doing rather than hearing or see. अब होता है ना कुछ लोगों को, जब तक वो जो एक पॉइंट है उसको लिख नहीं लेते तब तक उन्हें वो चीज़ याद नहीं रहती. तो इसीलिए उनका किसी एक्टिविटी में एंगेज रहना ज़रूरी होता है, तब उन्हें वो चीज़ याद रहती है. तो ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर भी इसी टाइप की इंटेलिजेंस होती है. ओके, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो किसी भी तरीके के म्यूजिक में बहुत ही अच्छे होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, गायकी हो या कंपोजिंग हो, है ना, तो उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होती है. सी, दीज पीपल आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम्स एंड साउंड्स. ऑफकोर्स जिनको साउंड की भी नॉलेज होती है, जो साउंड रिकॉर्डिंग होती है, वो भी अपने आप में एक अलग डोमेन है. ठीक है, तो ऐसे लोगों में भी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है. They have a strong appreciation for music and are often good at musical composition and performance. इनकी strength होती है rhythm and music. Characteristics क्या होते हैं? Enjoy singing and playing musical instruments, recognize musical patterns and tones easily, remember songs and melodies, have a rich understanding of musical structure, rhythm and notes. देखिए, हम तो ऊपर ऊपर से गाने सुन लेते हैं, है ना, लेकिन उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है. हाई पिच, लो पिच, किस टोन में उसको गाया जा रहा है, आवाज़ को किस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, और जो लोग ये समझते हैं तो उनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है वो प्रबल होती है. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. Now see, those who have strong interpersonal intelligence are good at understanding and interacting with other people. These individuals are skilled at assessing the emotions, motivations, desires and intentions of those around them. Interpersonal यानी आप दूसरे लोगों को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, उनके साथ आप किस तरीके की बॉन्डिंग बना सकते हैं, और सामने वाले व्यक्ति को एकदम समझ जाना, उसकी बातों से समझ जाना. तो इस इंटेलिजेंस को कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही बातूनी होते हैं और अच्छे वे में होते हैं, मतलब वो हर किसी से इतना अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, और साथ ही साथ ये समझ भी लेते हैं कि सामने वाले के क्या इमोशंस है, उसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं साथ ही साथ, है ना. तो ऐसे लोगों के अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है. इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, है ना, जो मार्केटिंग फील्ड में होते हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, है ना, तो उनके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है. इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर पीपल. और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है इनका. दे कम्युनिकेट वेल वर्बली, आर स्किल्ड एट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो वो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी उनको पता है कि किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और सामने वाले की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं. They see situations from different perspectives, create positive relationships with others and resolve conflicts in group settings. ये बहुत important है, right? अगर कोई इंसान इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत प्रबल है, उसके अंदर ये चीज़ है, तो
जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में या कहीं भी एक्चुअली जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को समझ सकते हैं और उस हिसाब से सिचुएशन को मोल्ड करके वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो स्किल है ये तो हम सबके अंदर होनी चाहिए, है ना। बट कुछ लोगों में ये नेचुरली होती है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रापर्सनल। देखिए हमने जो पहले देखा था वो इंटरपर्सनल था, यानी दो लोगों के बीच का संवाद, राइट, जब आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इंट्रापर्सनल उससे और एक लेवल ऊपर चला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स हु आर स्ट्रॉन्ग इन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस। जब आप खुद के ही बारे में मनन चिंतन करते हैं, जब खुद के ही बारे में आप एनालिसिस करते हैं, जब आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं, तब आप इंट्रापर्सनल लेवल पे पहुंच जाते हैं। They tend to enjoy self-reflection and analysis, including daydreaming, exploring relationships with others, and assessing their personal strengths. उन्हें अपने रिफ्लेक्शन, अपने आप के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, और वो साथ ही साथ खुद के और दूसरों के दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप्स है उनको भी जब अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं, तब वो इंट्रापर्सनल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ्स क्या होती है इनकी, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के ही बारे में सोचना, खुद की गलतियों के बारे में सोचना, खुद की अच्छाइयों के बारे में सोचना, और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी हम एक्चुअली हैं क्या वो जान लेना। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेल, enjoy analyzing theories and ideas, have excellent self-awareness, understand the basis of his or her own motivations and feelings। ठीक है, हमें खुद को लाइफ में क्या चाहिए, मेरी खुद की फीलिंग क्या है, मुझे किस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब इंसान इन सब चीज़ों के बारे में समझ लेता है तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे पहुँच जाता है। और मुझे तो लगता है ये हम सब में होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं ना, कि भाई तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन गुस्सा आया तो मुझे ना, है ना। तो हमारे अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए जहाँ पे हम अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंस लेवल है और ये सब में होनी चाहिए। चलिए लास्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। It is the most recent addition to Gardner's theory and has been met with more resistance than his original 7 intelligences. According to Gardner, individuals who are high in this type of intelligence are more in tune with nature. और ये किससे इंटरेस्टेड होते हैं, किन चीज़ों में, दे आर इंटरेस्टेड इन नर्चरिंग, एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट एंड लर्निंग अबाउट अदर स्पीशीज। तो जिनको बेसिकली एनवायरनमेंट से प्यार हो वो आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स टू नेचर। और इसके अलावा पीपल विद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स सच एज बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, कैटेगराइज एंड कैटलॉग इंफॉर्मेशन इजीली, एंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द आउटडोर्स, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन ट्रैवल भी वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, नेचर से ही, ठीक है। अगर कोई अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहा है और प्लेसेस को देख रहा है, तब आप नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस नहीं कह सकते, ठीक है। अगर कोई इंसान नेचर से ही जुड़ा है, उसे पहाड़ों पे जाना पसंद है, बीचेस पे जाना पसंद है, किसी ना किसी तरीके से वो नेचर से ही जुड़े रहना पसंद करता है, तब ये इंटेलिजेंस उसके अंदर है, आप कह सकते हैं। एंड व्हाट ही डिसलाइक्स लर्निंग अनफेमिलियर टॉपिक्स दैट हैव नो कनेक्शन टू नेचर। अब देखिए यहाँ हमने शुरू में पढ़ा कि ये जो इनकी इंटेलिजेंस थी इसको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला, मतलब लोगों ने इस वाले इंटेलिजेंस को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, जबकि जो उनकी ओरिजिनल थी वो 7 इंटेलिजेंसेस तो सबको मान्य थी, ठीक है। लास्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये 9th एडिशन उन्होंने किया था। अब देखिए इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्डनर दीज आर क्वेश्चंस दैट ट्रांसेंड परसेप्शन
they concern issues that are too big or small to be perceived by our five sensory systems. Socrates and the Buddha are examples of famous figures who exhibited an exceptional level of existential intelligence. देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने दो फेमस पर्सनालिटीज का नाम लिया है. बुद्धा तो खैर भगवान ही है हमारे लिए, है ना, लेकिन सोक्रेटिस ये इतने महान हो चुके हैं जिनका एग्जिस्टेंस ही अपने आप में एक हमारी सेंसेस से परे है इनका एग्जिस्टेंस. जैसे बुद्धा के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, है ना, उनको हमने एक भगवान की जगह दे दी है. तो इनका एग्जिस्ट, जैसे साईं बाबा का भी अब एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जिन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को ही नहीं समझा, है ना, और वो अच्छे अच्छे कामों में लगे रहे जो हमारी समझ से भी परे है कि भाई जो राजा बना है वो अपने इस इतने बड़े ओहदे को छोड़कर एकदम सीधी सिंपल लाइफ जी रहा है, और उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को बदल दिया. इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमें दी है. तो ये एक नॉर्मल इंसान के तो बहुत ही परे है ये चीज़ें करना. तो इन चीज़ों को उन्होंने क्या दिया नाम, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ऐसा नाम दिया है. ठीक है. In addition to the examining the big picture, common traits in those with existential intelligence include an interest in questions about life, death and beyond, an ability to look beyond the senses to explain phenomena, a desire to be an outsider while at the same time showing a strong interest in society. देखिए लास्ट लाइन कितनी प्यारी लाइन है कि आप अपने आप को एक आउटसाइडर मान रहे हैं कि नहीं मैं तो इस दुनिया में हूँ ही नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम हम सोसाइटी को बदलने में भी उतना ही इंटरेस्ट रख रहे हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़ें क्या है, हम तो देखिए हम जो नॉर्मल लोग होते हैं हम इन्हीं बातों में अटके रहते हैं, अरे यार आज ये करना है वो करना है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है. लेकिन जो लोग लाइफ के ही बारे में क्वेश्चन करते हैं, भाई लाइफ है क्या, किसी न किसी दिन ये लाइफ तो ख़त्म होनी है, रोज़ हम एक जंग पे चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है ना. इतनी प्लानिंग करते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे आके वो प्लानिंग तो हमारी धरी की धरी रह जाती है. तो हम एक्चुअली क्या है, हम हमारी लाइफ जी भी रहे हैं या नहीं, या हम किसी और की बनाई हुई लाइफ जी रहे हैं. तो जब आप ये सारे क्वेश्चंस में चले जाते हैं, डेथ एंड बियॉन्ड, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, कहाँ जाता है, तो जब आप इन सारी बातों के बारे में सोचते हैं तो आप कौन सी इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में चले जाते हैं. और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो ये सारी मोह माया के परे कुछ और सोच पाते हैं. ठीक है. वेल एनीवेज आई थिंक आपको मैंने थोड़ा बहुत ट्रिगर तो कर ही दिया होगा इन सारे क्वेश्चंस को सामने लाकर. तो आप भी इन चीज़ों को ज़रूर सोचिएगा. वी नीड टाइम फॉर आवरसेल्व्स टू, है ना. ये सारी भाग दौड़ को छोड़कर आपको भी 2 मिनट कम से कम अपने लिए निकालने चाहिए, बैठना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये जो रोज़ हम भाग पड़ते हैं, है ना, अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो ये आखिर है क्या, और ये वही है जैसा हम सोच रहे हैं या कुछ और है ना. तो ज़रूर कभी टाइम निकाल के ये सब बातें भी सोचिए. तो आई थिंक ये सारी इंटेलिजेंसेस बहुत ही अच्छी थी जो हमें गार्डनर ने दी हैं. यस, इन अ नटशेल ये एक और मुझे बड़ा अच्छा सा पिक्चर मिला था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. आप खाली ये चार्ट भी देख लेंगे तो आई थिंक पूरा पिक्चर आपके सामने आ जाएगी. ऑलराइट देन, ये थी हमारी आज की डिस्कशन. तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा जो भी इस तरीके की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिए. किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है या नेट के बारे में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, है ना. ओके देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, डू वेल, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन. थैंक यू.